बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 का मटेरियल कवर करेंगे। मेरा नाम उबैदुल्ला है और मैं, आप जानते हैं, डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। हमारे इस चैप्टर का नाम है टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस। चले जी, शुरू करते हैं। ये चैप्टर प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी आप किसी सीनियर ऑफिसर के सामने, किसी के सामने प्रेजेंटेशन करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। बात यह नहीं है कि सारी का सारा काम प्रेजेंटेशन का स्टैटिस्टिक्स वाले करते हैं, लेकिन इसमें प्रेजेंटेशन में जो टेबल्स लगते हैं, जो ग्राफ लगते हैं, वो उसमें स्टैटिस्टिक्स वालों का बड़ा काम होता है। तो बहरहाल इस चैप्टर में आप टेबुलर और ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के हवाले से टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह, ये डिस्कस करेंगे। और हम जो ख़ास किस्म का टेबल जिसकी हम बात करेंगे वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, a table constructed from raw data showing the relative importance of various level of one or more variable। यानी ये एक टेबल होता है और रा डेटा से ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये टेबल क्या शो करता है? ये वेरिएबल के मुख्तलिफ वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस शो करता है। ये वेरिएबल के मुख्तलिफ वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस शो करता है। मैं इधर फिर आता हूँ, ज़रा आगे जाते हैं। इधर देखें, यहाँ हमारे पास है व्हाट्स करंटली योर प्राइमरी सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर जो वेरिएबल है वो ये कि आपका मेजर कौन सा है, और ये मुख्तलिफ मेजर बताए गए हैं: साइकोलॉजी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अदर और टोटल। तो ये मुख्तलिफ मेजर हैं, और अदर में बाकी दुनिया जहाँ के मेजर आ गए हैं, ठीक है। और ये तकरीबन यूँ लग रहा है, इस टोटल से लग रहा है कि 183 स्टूडेंट से ये बात पूछी गई थी, और उनमें 62 ने बताया कि साइकोलॉजी हमारा मेजर है, सब्जेक्ट है। 35 ने बताया कि इकोनॉमी, 33 ने बताया कि सोशियोलॉजी, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये देखें, अब ज़रा आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ आएगा। पहली बात तो ये कि लफ्ज़ डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों बोलते हैं। देखिए, आपके पास एक टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, एक टोटल नंबर होता है, जो बेसिकली सैंपल का साइज होता है, ठीक है ना। ये 183 किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट के यानी आपका जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल का नाम मेजर है, उस वेरिएबल के जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं, ये वैल्यूज़ बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ लोग लेवल्स कहते हैं। ये वेरिएबल के लेवल्स हैं। वेरिएबल का नाम है मेजर और ये उसके लेवल्स हैं। तो इन तमाम लेवल्स में ये सैंपल साइज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, या किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया। जिस तरह यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। साइकोलॉजी वाले, मेजर वाले हमारे पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो बहरहाल किसी को यहाँ साइकोलॉजी वाले बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह इकोनॉमी वाले भी काफ़ी हैं। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वैल्यूज़, और ये वो वैल्यूज़ हैं, ये वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ में फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इस वजह से लफ्ज़ हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस वजह से हम लफ्ज़ बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि अ टेबल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रॉ डेटा शोइंग रिलेटिव इंपॉर्टेंस। रिलेटिव इंपॉर्टेंस किस तरह, ज़रा ये देखें ना। इंपॉर्टेंस साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। बाकी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है, साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये कि भाई एक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है वो इससे पता चल जाती है। और ये एक वेरिएबल के लिए भी बन सकता है और एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए भी बन सकता है। यहाँ ये एक वेरिएबल के लिए बना है, और वो है कि आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा। याद रखें, साइकोलॉजी, इकोनॉमी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल मेजर सब्जेक्ट है। ये तो उसके वैल्यूज़ हैं या लेवल्स हैं बाहर। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक वेरिएबल के लिए या एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए बनाया जा सकता है।
अगर एक वेरिएबल के लिए बनाया गया हो तो उसको हम वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसी तरह अगर एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए तो टू वे, थ्री वे वगैरह वगैरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं। बाकी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स लेवल, ये मैं अभी बता चुका हूं। और अब आपको डियर स्टूडेंट ये क्लियर हो रहा होगा कि ये लफ्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों बोलते हैं। हमारे पास एक टोटल फ्रीक्वेंसी होती है और ये फ्रीक्वेंसी या टोटल काउंटिंग होती है हमारे पास, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस केस में हम कहेंगे हमारे पास है। वो स्टूडेंट किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा चले गए हैं, किस में कम चले गए हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं इसके कई एग्जांपल्स इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये काफ़ी है कि आप वेरिएबल का नाम बता दें और उसकी फ्रीक्वेंसी बता दें। बाकी बाज़ लोग इसको परसेंटेज वगैरह में कन्वर्ट कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, तो ये इजाफी काम है, करना चाहें तो कर लें, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मांगा गया हो फिर ज़रूर करें, ठीक है। बिलफर्ज ये परसेंटेज कहाँ से आई है, ये इधर देखें। अब बिलफर्ज आप देखते हैं कि 62 थे 183 में, तो आप इधर लिखें 62 डिवाइडेड बाई 183, सॉरी 163 हो गया, 183, ठीक है। 62 डिवाइड बाई 183 और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें, और ये देखें 33.88 अप्रॉक्सीमेटली या 33.9 अप्रॉक्सीमेटली ये फ्रीक्वेंसी हो, ये परसेंटेज हो गई। एक और देख लें इकोनॉमिक्स के लिए, 35 को भी आप 35 को डिवाइड करेंगे 183 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और देखें ये 19.1 आपके पास परसेंटेज आ गया। तो ये फ्रीक्वेंसीज को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ये भी मैंने बता दिया। ओके, तो अगर आप इस कॉलम के साथ ये कॉलम शो करें तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और अगर इस कॉलम के साथ ये वाला कॉलम शो करेंगे तो हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। चलिए जी आगे जाते हैं। अब मैं आपको इंशाल्लाह कई एक एग्जांपल बताऊंगा, इससे आपको बहुत सारे एरियाज में इसकी एप्लीकेशन भी समझ आएगी और कई एक और फायदे भी होंगे इंशाल्लाह। जैसे ये एक वेरिएबल है, कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वो वेरिएबल जो नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पे मैयर हो, कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल है। यहाँ वेरिएबल का नाम है इंजरी टाइप, ठीक है। एक हॉस्पिटल से ये डेटा लिया गया है कि भाई किस किस्म की इंजरी थी, वो गिर के जख्मी हो गया था, कट लग गया था, बर्न हो गया था, बैक इंजरी हो गई थी, या कोई और ट्राउमा में चला गया था, और या फिर ऐसा है कि कोई ऐसा मरीज है जिसकी इंजरी स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। ये वो अदर वाली बात हो गई। बहरहाल टोटल 47 मरीजों का डेटा था। ये आप देखें, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, और ये कि भाई आपके पास कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है, कौन सी कम आ रही है। अब इससे ये पता चल रहा है कि हमें ये गिरने वाली बात को एहतियात करनी चाहिए। देखें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है ना, और अगर परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करें तो 30% लोग गिरने की वजह से ज़ख्मी होते हैं, तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंस बता रहा है कि भाई इसकी तरफ तवज्जो दे दो, फॉल की तरफ तवज्जो दे दो, इसको कम करने की कोशिश करो। तो ये तो हो गया कैटेगोरिकल वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल। अच्छा, एक और एग्जांपल मैंने रखी है, और ये जो पिछली आपने एग्जांपल देखी, ये एक वेरिएबल के लिए बनाई गई थी, इसलिए ये वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और अब इसको देखो, ये दो वेरिएबल के लिए बनाए गए हैं। एक ये वेरिएबल है मेल फीमेल यानी जेंडर, एक ये वेरिएबल है जेंडर, और एक ये वेरिएबल है जो आप गेम खेलते हैं। तो बहरहाल कुछ लगता है कि कुछ स्टूडेंट से पूछा गया कि आप उनका जेंडर नोट किया गया, और ये पूछा गया कि आप कौन सा गेम पसंद करते हो। तो ये मुख्तलिफ डेटा उनके सामने आ गया, और पता चला कि मेल इसमें टोटल 48 हैं, टोटल मेल 48 हैं, ये 48 टोटल मेल है। 13 बेसबॉल पसंद करते हैं, 15 बास्केटबॉल और 20 इसमें फुटबॉल। इनका टोटल करेंगे तो ये 48 आएगा। 52 फीमेल हैं इस सैंपल में, और उसमें 23 बेसबॉल, 16 बास्केटबॉल और 13 फुटबॉल पसंद करते हैं। और अगर आप इन दोनों का टोटल करें तो ये 100 है। अच्छा, बेसबॉल खेलने वाले इसमें हमारे पास 36 स्टूडेंट्स हैं, 13 उसमें मेल हैं और 23 उसमें फीमेल है। इसी तरह आप इनको समझें, इसको समझें। अच्छा, इस 13 का क्या मतलब है?
इस डेटा में हमारे पास 13 ऐसे लोग हैं जो मेल हैं और बेसबॉल खेलते हैं। याद इस जगह को तवज्जो से सुने, ये 13 कौन से हैं? जो मेल हैं और बेसबॉल खेलते हैं। इस 20 का क्या मतलब है कि इस डेटा में 20 ऐसे स्टूडेंट थे जो मेल थे और फुटबॉल पसंद कर रहे थे, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हम ये क्रॉस टेबल बनाते हैं। बेसिकली ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल है, लेकिन ये 2 वेरिएबल के लिए बनाई गई है। आगे जाते हैं। अब मैं आपको एक इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं कि जो है तो एक वेरिएबल के लिए, लेकिन वो वेरिएबल डिस्क्रीट है, वो वेरिएबल डिस्क्रीट है, वो कैटेगोरिकल नहीं है। जैसे एग्जांपल ये है, एन एडवर्टाइजर आस्क्ड 200 कस्टमर हाउ मेनी डेज पर वीक दे रीड द डेली न्यूज़पेपर। आप डेली न्यूज़पेपर हफ्ते में कितने दिन पढ़ते हैं? बिलफर्ज बाज़ औक़ात दिन स्किप हो जाते हैं, रोज़ाना नहीं पढ़ता, 2 दिन स्किप हो जाते हैं, 3 दिन स्किप हो जाते हैं, बाज़ रोज़ाना पढ़ते हैं, बाज़ कभी नहीं पढ़ते। तो इसका पूछा उसने, और उसका नंबर ऑफ डेज रीड का मतलब ये है, ये रीडरशिप का डेटा है कि वो कितने दिन पढ़ते हैं। बाज़ लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो उसके लिए 0 लिखेंगे, बाज़ हफ्ते में 1 दिन पढ़ते हैं तो 1 लिखेंगे, बाज़ 7 के 7 दिन पढ़ते हैं तो उसके लिए 7 लिखेंगे। बहरहाल इसकी वैल्यू 0 से 7 तक हो सकती है। ये 200 लोगों से उन्होंने स्टडी किया था और पता चला कि 44 ऐसे लोग थे कि जो सिरे से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, 24 ऐसे थे जो हफ्ते में 1 दिन पढ़ते हैं, 18 ऐसे थे हफ्ते में 2 दिन पढ़ते हैं, इसी तरह 30 ऐसे थे जो हफ्ते में 7 दिन पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और यह डिस्क्रीट डेटा के लिए बनाया गया है। आगे जाते हैं। कंटिन्यूअस डेटा के लिए अगर एक वेरिएबल कंटिन्यूअस है, बाज़ औक़ात वेरिएबल कंटिन्यूअस होता है और बाज़ औक़ात वेरिएबल डिस्क्रीट होता है, लेकिन उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तब भी हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड, ये देख रहे हैं कि एक कंपनी में कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं और कितने वीक। बिलफर्ज 2 वीक्स ऐसे थे कि हमारे पास 0 से 4 ऑर्डर्स आए थे। ये फ्रीक्वेंसी है 2 और ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। इसी तरह 8 वीक ऐसे थे कि हमारे पास 5 से लेके 9 तक ऑर्डर्स आए थे। 11 वीक्स ऐसे थे कि जिसमें हमारे पास 10 से लेके 14 तक ऑर्डर्स आए थे। तो यहाँ पर अब आपको उस तरह का, जिस तरह अगर आप ज़रा इस जगह पर तवज्जो दें और ये पिछले इस पे जाएं, तो यहाँ आपको इस तरह का या रेंज नज़र नहीं आता कि यहाँ से इधर तक, बस डायरेक्ट एक वैल्यू है, डायरेक्ट एक वैल्यू है। एक वैल्यू हो और वो नंबर हो तो हम डिस्क्रीट कह देते हैं, लेकिन वैल्यू की एक रेंज हो जैसे 10 से 14 तक, तो फिर हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जब इस तरह हो। बाकी ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम तो हर जगह एक जैसा होता है, उधर भी था इधर भी होता, ठीक है ना। प्लीज रिमेंबर नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। ये वेरिएबल डिस्क्रीट है, लेकिन मसला है स्टिल देयर इज डेटा इज समराइज्ड इनटू कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब है ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, लेकिन हमने डेटा की समरी कंटिन्यूअस में बनाई है। क्यों बनाई है? बिकॉज अदरवाइज द टेबल वुड हैव बिकम वेरी लेंथी। टेबल बड़ा लंबा हो जाता है। ये देखें, अगर आप 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 49 तक जाते हैं तो टेबल कितनी बड़ी हो जाती। जैसे अगर आप इस तरह की टेबल बनाते 0 1 2 3, ये तो बड़ा शॉर्ट सा टेबल है, बहुत थोड़ी वैल्यूज हैं तो बड़ी जल्दी खत्म हो रहा है, तो ठीक है, बस बात तो खत्म हो गई। हम इतनी बड़ी टेबल नहीं बनाते कि उसमें जो है ना मतलब है आप उसमें 10 रोज बना लें, 12 रोज बना लें, लेकिन इतना ज्यादा तो ना बनाए, ठीक है ना। ये तो कुछ बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। अगर हम 0 से शुरू करके 1 2 3 करके 49 तक जाएं, ये तो 50 रोज हो जाएंगी। तो उस तरह की टेबल फिर हम नहीं बनाते, क्योंकि याद रखें कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ नहीं है, ये डेटा की समरी है, और समरी लंबी हो जाए तो वो समरी कहाँ रहती है। आगे जाते हैं जी। ये अगेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने एक और एग्जांपल ली है, लेकिन अब की दफ़ा मैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल लेके इसकी मदद से मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपको सिखाना चाहता हूँ। फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के हवाले से कुछ इजाफी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, डिस्क्रीट में या और जगहों पर ये इस्तेमाल नहीं होती। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल में कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो टर्मिनोलॉजी मैं आपको इधर समझाना चाहता हूँ इसमें। बाकी ये फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है अ फाइबर लेंथ, और ये फाइबर लेंथ है मिलीमीटर में ऑफ अ कॉटन वेराइटी। कॉटन की खास वेराइटी है और हमारे पास सैंपल साइज है 106,
6 कार्टन के फाइबर्स हैं जिसके हमने लेंथ मालूम की है। और ये लेंथ कहीं देखें ना, पहली क्लास जो है वो 27.0 से लेके 27.5 तक, फिर 27.5 से लेके 28.0 तक, फिर 28.0 से लेके 28.5 तक। अच्छा, एक ज़रूरी बात ये कि जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस इस तरह शो करें कि एक क्लास जहां ख़त्म हो दूसरी क्लास इधर ही शुरू हो, ये से देखें 27.5 और यहाँ भी 27.5, जब भी इस तरह शो करें तो याद रखें कि ये अपर लिमिट क्लास में शामिल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि 27.0 से शुरू करके 27.5 से कम जो हैं वो इधर काउंट होंगे। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये अपर लिमिट इस क्लास में शामिल नहीं है, ये अपर लिमिट इस क्लास में शामिल है जहां वो लोअर लिमिट है। तो इस तरीके से बाकी ये वाले लोअर लिमिट हैं और ये वाले अपर लिमिट हैं। क्लास में ये देखिए 27.0 से लेके 27.5 ये एक क्लास हो गई, 27.5 से लेके 28.0 ये एक और क्लास हो गई। इस तरह बहुत सारी क्लासेस हैं। क्लास का लोअर लिमिट ये जहां पर माउस अभी हरकत कर रहा है ये क्लास के लोअर लिमिट्स हैं, और ये वाले क्लास के अपर लिमिट्स हैं जहां अभी माउस हरकत कर रहा है। ठीक है ना। अब बिलफर्ज इस वाले क्लास का 27.5 लोअर लिमिट है और इसका 28.0 अपर लिमिट है। क्लास का इंटरवल क्या होता है? सपोज आप यहाँ जहाँ अभी माउस मौजूद है इसका अपर लिमिट, इस क्लास का इंटरवल मालूम करना चाहते हैं, तो तरीका यह है कि इस क्लास का लोअर लिमिट और इसके बाद आने वाली क्लास का लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस मालूम कर लें। क्या मतलब हुआ इसका, ये देखें, मैं इधर फिर खड़ा कर देता हूँ, चले इसको और कैलकुलेटर पे बताता हूँ। देखें, चले कैलकुलेटर जरा इसके करीब रखूँगा आपको समझ आए। ये देखें जहां मैंने कैलकुलेटर रखा है इसके बिल्कुल सामने ये इस क्लास का जहां कैलकुलेटर ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने, या कैलकुलेटर जहां लिखा हुआ है इसके बिल्कुल सामने इस क्लास का मैं इंटरवल मालूम करना चाहता हूँ। तरीका क्या है, मैं इसके बाद क्लास वाली का लोअर लिमिट लिखूंगा और वो है 28.5 माइनस, और इसी ये तो बाद वाली है और खुद जिस क्लास का मालूम करो उसका माइनस कर दूंगा 28.0, तो ये 0.5 इस क्लास का इंटरवल है, 0.5 इस क्लास का इंटरवल है। ये तरीका कार करेंगे तो क्लास का इंटरवल इस तरह मालूम करते हैं। अब इसी क्लास का मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं, इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। कैसे, चलो देखिए, इसमें इस तरह करेंगे कि 28.0 प्लस 28.5 और इंटर, ये दो प्लस कर देंगे और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये 28.25 इस क्लास का मिड पॉइंट हो जाएगा। इस क्लास का बेसिकली इस नंबर का और लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज ले लेते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास इस क्लास का मिड पॉइंट हो जाएगा। इसको हम x से डिनोट करते हैं। क्लास इंटरवल को जो 0.5 आया था उसको हम h से डिनोट करते हैं, और क्लास मिड पॉइंट को, या इसको क्लास मार्क भी कहते हैं, इसको हम x से डिनोट करते हैं। बाकी रह गई इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो देखें हर क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना जी। बाकी एक और चीज होती है जिसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की और प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ये थोड़ा सा मैं बताता जाऊं। बिलफर्ज आप ये 6 तो फ्रीक्वेंसी है, इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? वैसे इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इस 6 को आप डिवाइड करेंगे 106 पे, देखें कैसे, 6 को डिवाइड करें 106 पे, तो ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई 0.0566, ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरह बिलफर्ज किसी और क्लास की, सपोज इस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस वाले की मालूम करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी है 19, हम 19 को डिवाइड करेंगे ओवरऑल फ्रीक्वेंसी के टोटल पे, और वो है 106, तो ये आ गया है, इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 0.1792 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ही चीज है। ये अलग बात है कि बाद औकात हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज बना देते हैं,
परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। अब आप देखें, अब आप ये देखें ना कि मैंने अभी इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम की है, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.1792, लेकिन इनके पास आ रहा है 17.92। वजह क्या है कि इन्होंने इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंट लिखा हुआ है। तो चले जी इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि आपको और भी इत्मीनान हो जाए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से ताकि परसेंट में, और ये 17.92 ये देखें, ये वाली ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब ये परसेंटेजेस में हो गई है। ठीक है ना जी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना। अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई ना किया होता तो इसका टोटल 1 आता, लेकिन जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इसका टोटल 100 आएगा। खास फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में खास फर्क यह है कि खास फ्रीक्वेंसी का कुछ भी टोटल आ सकता है, लेकिन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर परसेंटेजेस में है तो उसका टोटल 100 आता है, और अगर वैसे ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो उसका टोटल 1 आता है। और अक्सर हम ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी का कॉलम का टोटल हमेशा 1 आता है। चले जी, तो ये तो कुछ थोड़े से इसकी टर्मिनोलॉजी हो गई। आगे जाते हैं। अब आप तमाम स्टूडेंट जो है ना, मार्केटिंग के स्टूडेंट है, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और इसका क्या बिजनेस में क्या एप्लीकेशन है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मार्केटिंग में एक एग्जांपल लिखी है। ये है लेजर एक्टिविटी प्रोफाइल डेटा। पता ये चला कि लोग फारिग वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता ये जो पर्टिकुलर जो मार्केट है उसमें 10% यंग सिंगल्स हैं, 8% यंग कपल्स हैं लेकिन उनके किड्स नहीं हैं, 28% जो है यंग फैमिलीज हैं, 31% फैमिलीज विद ओल्डर किड्स हैं, और 23% जो है ना एम्प्टी नेस्ट है, वो बूढ़े वालिदैन जिनके वाले बच्चे शादी करके कहीं और घर बसा गए हैं। यूरोप का माहौल की बात हो रही है, हमारे तो अल्लाह का शुक्र है वालिदैन बच्चे वालिदैन के पास ही रहते हैं। चले, तो यहाँ पर अगर आप इन सब की अगर आप टोटल करें, क्योंकि ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है, तो आप ज़रा देखें 10 + 8 + 28 + 31 + 23 और इक्वल टू करेंगे तो आपको समझ आ गई ये 100, ये परसेंटेज में फ्रीक्वेंसी की वन है और यहाँ एग्जैक्टली 100% होगी। अब बाकी ये मार्केटिंग का काम है कि यंग सिंगल वालों को क्या स्टडी किया गया और उनकी खूबियाँ अलग से स्टडी की गई हैं, और यंग कपल वालों को अलग। लेकिन अहम बात यह है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे मार्केट की सेगमेंटेशन की गई है और फिर हर सेगमेंट को अलग अलग स्टडी किया गया। चले जी आगे जाते हैं। अब एक अहम मसला यह है कि अब तक मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल्स बता रहा था, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट किस तरह करते हैं, क्या तरीकाकार होता है। आमतौर पे हमारे पास शुरू में डेटा होता है तो वो इस तरह होता है। इस तरह के डेटा से फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, तो मैंने कहा है कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कैटेगोरिकल डेटा। सबसे पहले मैं कैटेगोरिकल डेटा में बताऊंगा आपको कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये एक रेस्टोरेंट है फ्लोरिडा में। बहरहाल दिस रेस्टोरेंट फ्लोरिडा यूजेज अ क्वेश्चनर टू आस्क कस्टमर हाउ दे रेट the server food quality, cocktail prices and atmosphere at the restaurant। यही कि क्वेश्चनर मूव करा दिया जाता है कस्टमर के दरमियान, आपको फूड क्वालिटी कितनी अच्छी लगी है, कॉकटेल प्राइस कैसे लगी है, एटमॉस्फेयर कैसा है वगैरह। और वो लोग उनके पास जो ऑप्शन है क्वेश्चनर में, अगर वो ओ लिखते हैं तो उसका मतलब समझा जाता है आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड के लिए वो वी लिखते हैं, एक्चुअली वी पे टिक करते हैं, गुड के लिए जी पे टिक करते हैं, एवरेज के लिए ए पर और पुअर के लिए पी पर टिक करते हैं। 12। अब ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की मदद से जो है ना, हमने फूड क्वालिटी के कॉलम में जो डेटा लोगों ने भरा था वो डेटा मेरे पास ये मौजूद है, ये फूड क्वालिटी वाला है, बाकी वाला मेरे पास नहीं है। तो इसके बेस पे आपने जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द फूड क्वालिटी एट द रेस्टोरेंट, ठीक है ना। तो और ये डेटा है, अब इसको कन्वर्ट किस तरह करना है, आगे जाते हैं जी। अच्छा जी, अब मैं इस वीडियो जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक और वीडियो और उसका नाम है कंस्ट्रक्टिंग एफडी फॉर कैटेगोरिकल डेटा, ये उसका नाम है। वो वीडियो भी अपलोड होगी, वो वीडियो जब अपलोड होगी तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो डेटा है इससे ये टेबल कैसे बन गया।
और बाकी इसके बेस पे हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग वाले 5, 10, 15 और 4, 19 19 हमारे पास 19 कस्टमर ने कहा था कि जी फूड बड़ा आउटस्टैंडिंग है, और 13 कस्टमर ने कहा था कि वेरी गुड है, 10 ने कहा था कि गुड है, एवरेज 6 ने कहा था और 2 ने पुअर कहा था, टोटल 50 थे। ठीक है ना। ये कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके लिए अलग से मैंने छोटी सी वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दी है, आप प्लीज वो वीडियो देखें। उस वीडियो का नाम है कंस्ट्रक्टिंग एफडी फॉर कैटेगोरिकल डेटा। आगे जाते हैं। अब आपको समझ आ गई कि ये डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट होता है। दरमियान में एक जरूरी टेबल काम होता है जिसको हम टेली बार कहते हैं। इस काम के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, क्योंकि ये काम बार बार इस्तेमाल होता था तो उसको मैंने इधर दोबारा नहीं रखा, एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल होना था। आप वो वीडियो देखेंगे तो टेली बार कैसे बनाते हैं ये आपको सब में समझ आ जाएगा। आगे जाते हैं। अब इसके बाद एक दफा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए तो लोग ये कॉलम फिर बार बार नहीं लिखते, बल्कि हम उसको खत्म कर लेते हैं। हम सिर्फ ये कॉलम रहने देते हैं और ये वाला कॉलम रहने देते हैं, और यही मैंने आने वाले स्लाइड पे किया। ये देखें, ये फूड क्वालिटी और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम। बाकी आप चाहें तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं, परसेंट फ्रीक्वेंसी बनाएं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं और कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी बनाएं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। ये दो कॉलम तो आपको पिछले स्लाइड से आ गए हैं, ठीक है ना। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई गई है ये देखिए। सबसे पहले ये समझे कि 19 इधर सीधा सीधा कॉपी हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, 19 + 13 = 32। देखें माउस के मूवमेंट को देखें, 19 ये वाला, 19 + 32 ये वाला, और रिजल्ट ये इधर देखें 19 + 13 और एंटर, ये 32 इधर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट मैं 32 + 10 42, ये तो वैसे भी समझ आ रहा है। 32 + 10 42 और 42 + 6 48, 48 + 2 50। तो इस तरीके से ये कम्युलेटिव कॉलम बनाता है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सिचुएशन बता रहे हैं, ठीक है ना जी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। 50 से इनमें से हर एक को डिवाइड कर दें। चले एक आध देख भी लें, फिर भी देख लें। जैसे 19 को अगर 50 पे डिवाइड करें, 19 / 50 और एंटर करें तो 0.38, ये आ गया 0.38। ये 0.38 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर इसको परसेंट में बनाना चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो ये 38 हो गया। ये इस तरह 38 हो गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ 19/50 हो जाएगा, यह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। लेकिन अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये परसेंट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के भी उसी तरह कम्युलेटिव बनाया जा सकता है जैसे इस फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव बनाया जा सकता है। ठीक है। ये वाला सीधा सीधा इधर कॉपी हो जाएगा और 0.38 + 0.26 से 0.64 आ जाएगा, और इसी तरह करते जाएंगे जैसे मैंने इधर बताया था। आगे जाते हैं। अच्छा जी, ये था कैटेगोरिकल डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट किया डिस्क्रीट डेटा के लिए। ये एक एडवर्टाइजर था जिसने 100 कस्टमर से पूछा कि वो दिन में हफ्ते में कितने दिन अखबार पढ़ते हैं। तो ये 100 कस्टमर से ये डेटा उसके पास आ गया। ये अगेन उस तरह का डेटा है, रॉ डेटा जैसे ये था, ये इस तरह का डेटा है। लेकिन अब की दफ़ा डेटा कैटेगोरिकल नहीं है, अब की दफ़ा डेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है और डिस्क्रीट डेटा है हमारे पास, ठीक है ना। इस डेटा को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करें। तरीकाकार दरमियान के कुछ स्टेप्स के लिए मैंने आपको ये जगह छोड़ दी है। इस तरह का एक टेबल बना देंगे, रीडरशिप कॉलम बनाएंगे, 0 1 2 3 7 लिखेंगे, टोटल लिखेंगे। ये टेली बार के लिए जगह छोड़ देंगे, और वही जो मैं कहा कि मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। और फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी बना देंगे। अल्टीमेटली जब ये सारा काम करें तो आपके पास फाइनल ये आंसर आएगा। अब दरमियान का कुछ काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है ताकि आप खुद भी मेहनत करें और इसको अच्छी तरह सीख लें। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, डिस्क्रीट वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे जाते हैं। इसी तरह कंटिन्यूअस वेरिएबल के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है। ये हमारे पास मिस कैथरीन बॉल ऑफ ऑटो यूएसए वांट टू डेवलप सम टेबल चार्ट ग्राफ टू शो द टिपिकल सेलिंग प्राइस ऑन वेरियस डीलर लॉट।
अच्छा, ये गाड़ियों की सेलिंग प्राइस का जो है ना टेबल ग्राफ आप बनाना चाहती है। द फॉलोइंग टेबल रिपोर्ट्स ओनली द प्राइस ऑफ 80 व्हीकल सोल्ड लास्ट मंथ एट पर्टिकुलर डीलर। ये खास डीलर है, उसने पिछले महीने 80 गाड़ियां बेची हैं, तो उसने जो मुख्तलिफ प्राइसेस पे बेचे हैं वो ये डेटा। डेवलप अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डेटा। इस डेटा का हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। एक ज़रूरी बात नोट करें, आमतौर पे इस तरह होता नहीं है, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैंने डेटा का मिनिमम, कम से कम कीमत जिस पे गाड़ी बिकी है और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जिस पे गाड़ी बिकी है वो मैंने पहले से इधर बता दिया। ये इस तरह नहीं होता, ये मालूम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ मैंने पहले से बता दिया। बहरहाल इस डेटा को, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप ये है, कंटिन्यूस में काम ज़रा ज़्यादा होता है, इसलिए इधर तवज्जो दें। डेटा का मिनिमम मालूम करें, मैक्सिमम मालूम करें, वो मैंने अभी बता दिया कि मैंने आपको इधर बताया हुआ है। ये मिनिमम है 15,546 $15,546 ये मिनिमम है, और $35,925 मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम मैंने बता दिया आपको। इसके बेस पे, मिनिमम मैक्सिमम के बेस पे हम रेंज मालूम करते हैं। रेंज कैसे मालूम करते हैं? मैक्सिमम से मिनिमम माइनस कर लेते हैं। देखें कैसे। मैक्सिमम क्या है? 35,925 माइनस 15546 और एंटर। ये देखें 20379, ये आपके पास रेंज आ गया। बाकी आप अगर देखेंगे, गिनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस डेटा में 80 ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि 80 गाड़ियों का डेटा। नेक्स्ट हम मालूम करते हैं कि इस डेटा में कितने क्लासेस होने चाहिए। ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है k = 1 + 3.3 log of n। ठीक है, और जहाँ तक मुझे याद है, खुदा करे कि गलती ना हो, मुमकिन है कि इस फार्मूले में थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो गई हो, ये मैंने ज़रा याददाश्त से लिखा है, BSc में पढ़ा था तो, लेकिन बहरहाल ये एक फार्मूला है, इसमें n की जगह ये 80 पुट होगा। ठीक है, तो इससे आपको k की वैल्यू मालूम हो जाएगी। कैसे? देखें, 1 + 3.3 इंटू लॉग ऑफ इंटू 80 और उसका लॉग, ये लॉग और इक्वल टू, तो ये देखें 7.28, ये आंसर आ गया, 7.28 आंसर आ गया। तो इस डेटा का पता है, ये हमारा फार्मूला सजेस्ट कर रहा है, और ये वजह मैंने अप्रॉक्सीमेट यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली आप इसके 7 या 8 आपको क्लासेस बनाने चाहिए। और क्लास इंटरवल अप्रॉक्सीमेट क्या है? अप्रॉक्सीमेट क्लास इंटरवल को मैंने h लिखा है, और ये इसका फार्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाय अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज मेरे पास यहाँ आ गया, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ से आ गए, वैल्यूज पुट की तो ये 2799 वैल्यू आ गई। मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 2800 लिख लिया, मैं 2800 लिखूंगा। अब आप कहेंगे, देखेंगे कि मैं एग्जैक्टली ये चीज़ें नहीं ले रहा, ज़रा बदल रहा हूँ। याद रखें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें इसकी इजाज़त है कि हम नंबर कुछ इस तरह ले लें कि जिसमें आगे कैलकुलेशन आसान हो। ये नंबर मैं किसी के साथ जमा करूंगा तो काफ़ी आसानी नहीं होगी। ये नंबर, इसको प्लस करना बहुत आसान है, 2800, तो इस तरह का नंबर लिया करें। बहरहाल फिर मैंने सपोज किया कि हमारा इस डेटा, हम जो पहले क्लास शुरू करेंगे तो सपोज करेंगे कि वो 15,500 से शुरू करेंगे। हालांकि हमारे पास मिनिमम कितना है? 15,546, लेकिन मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, उससे ज़रा नीचे से शुरू कर रहा हूँ। वजह ये कि ये इतनी अच्छी जगह नहीं है जहाँ से क्लास शुरू हो जाए। इसके साथ क्लास शुरू करना बहुत आसान है, इसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है, तो मैंने ज़रा मुनासिब सी जगह से शुरू कर दिया। बहरहाल इसके बेस पे फिर ये क्लासेस बनेंगे। पहले क्लास ये होगा, यहाँ पर शुरू होगा, यहाँ ख़त्म होगा। दूसरे क्लास से एक पॉइंट आगे यहाँ पर शुरू होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा। तीसरा क्लास, ये आपको जो है ज़्यादा डिटेल नेक्स्ट पेज पे एक टेबल में मिलेगी। अच्छा जी, ये वो क्लासेस हैं। एक पहली क्लास का ये LL का मतलब है लोअर लिमिट और UL का मतलब है अपर लिमिट। ये क्लास का लोअर लिमिट या अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट मुख्तलिफ क्लासेस सारे, और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज। ये कैसे आया है ये मैंने खुद कर दिया है, लेकिन आपके लिए दरमियान में ये देखें, क्लासेस मैंने सारी लिख दी हैं, टेली बार की जगह छोड़ दिया और फ्रीक्वेंसी के लिए जगह छोड़ दी है। ठीक है, ये काम आपने खुद करना। कैसे करेंगे? तरीका ये है, तरीका वही टेलीज लगानी आपको आती है। बिलफर्ज पहली वैल्यू आप देखेंगे क्या है। पहली वैल्यू है 23,197, 23,197।
तो 23,197 कहाँ पर आता है? 23,197 यहाँ पर आता है 20। तो इस जगह पर एक लाइन ऐसे आप लगा लेंगे, फिर दोबारा और डेटा आएगा तो और लगाएंगे, जहाँ डेटा आता जाएगा वहाँ लाइन लगाते जाएंगे। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड की है, उसको आप देख लें तो इंशाल्लाह उससे आपको समझ आ जाएगी। आगे जाते हैं जी। ये जब डेटा आपके पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई तो मजीद और भी अगर कैलकुलेशन करनी है तो वैसे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट और एफ का कॉलम बन जाए तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल हो गया। लेकिन चाहे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें, चाहे तो प्रोबेबिलिटी यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी बना लें, परसेंट फ्रीक्वेंसी बना लें, ठीक है ना, कम्युलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी बना लें। ये सारा का सारा जैसे अभी मैं बताता रहा हूँ उसी तरीके कार पे होगा जैसे मैं पहले बताता रहा हूँ। अच्छा जी, ये क्लास बाउंड्रीज का क्या चक्कर है? आप और कर रहे हैं कि ये क्लास 15,500 पे शुरू होकर 18,299 पे शुरू खत्म हो गई है, और उससे कुछ फासले पर, उससे 1 यूनिट के फासले पर 18,300 पर नई क्लास शुरू हो गई है। इस क्लास, ये क्लास जहां खत्म होती है और दूसरी जहां शुरू होती है, दरमियान में 1 यूनिट का डिस्टेंस है। अगर आप इससे ये माइनस करें यू विल गेट 1, ठीक है ना। अगर आप 18,300 से माइनस करें, ठीक है ना, 18,299 यू विल गेट 1। ये 1 जो है ना, ये एक क्लास और दूसरे क्लास के दरमियान आप दीवार समझ लें। ये वो दीवार है जो इस क्लास और इस क्लास के दरमियान है। अब अगर रूटीन में तो क्लास का अंदरूनी हिस्सा इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन अगर कमरा बेचना पड़ जाए, ठीक है ना, अगर कमरा बेचना पड़ जाए तो अगला यह दावा करना शुरू कर देता है कि आधी दीवार मेरी आधी तुम्हारी। तो यह आधी दीवार का क्या तरीका है? इस 1 को 2 पे डिवाइड करें, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, तो ये जो 0.5 है इन सब से 0.5 माइनस करें और इन सब में प्लस करें, इन सब से माइनस करें और इन सब में प्लस करें, लोअर लिमिट से माइनस करें अपर लिमिट में प्लस करें, तो आपके पास ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, चेक करें, 15,500, 15,500, इससे माइनस करें 0.5 तो ये आपके पास आ जाएगा 15,499.5 ये, और इसके साथ आप प्लस करें तो आप देखेंगे कि ये आंसर आ। बहरहाल ये वो एग्जैक्टली बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री क्लासेस की। तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी भी जरूरत पड़ती है, क्लास बाउंड्रीज की। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर अब आपको ये तो बहुत सारे टेबल मैंने बता दिया, अब इन टेबल से ग्राफ कैसे बनाते हैं, इन टेबल से ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये देखें, फूड क्वालिटी का डेटा ऊपर मैंने बताया था, उसकी फ्रीक्वेंसी बताई थी। इस डेटा को इस ग्राफ से शो किया जा सकता है और इसको इस ग्राफ से भी शो किया जा सकता है। इस ग्राफ को हम बार चार्ट कहते हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें बार बने हुए हैं, तो इसको बार चार्ट कहते हैं और इसको पाई चार्ट कहते हैं। पाई बेसिकली सर्कल से आता है, ये सर्कल में इस डेटा को शो कर रहा है, यानी ये ग्राफ शो कर रहा है कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, नेक्स्ट जो है वेरी गुड वाले हैं, नेक्स्ट गुड वाले हैं, वगैरह वगैरह। यही बात इधर ये शो कर रहा है कि ये आउटस्टैंडिंग वाले सबसे ज्यादा हैं, फिर हमारे पास वेरी गुड वाले हैं, फिर गुड वाले हैं, फिर एवरेज वाले हैं और फिर पुअर वाले। ये कैसे पता चला? ये कलर और ये कलर अगर आप कोई बड़ा करके जरा देखें, मैप करें तो आपको समझ आएगी। बाकी इस डेटा से ये दोनों ग्राफ कैसे बनते हैं ये मैंने एक्सेल में बताए हुए हैं आप लोगों को, प्लीज जरा उधर देख लें। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड की है कि बार चार्ट और पाई चार्ट एक्सेल की मदद से कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अच्छा जी, अब ये है कि ये बार चार्ट खुद कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने बता दिया कि ये वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये बार चार्ट आप कैसे बनाते हैं, ये बार चार्ट आप कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए बेसिकली ये बार चार्ट किस डेटा के लिए बना है? ये बार चार्ट बना है इस डेटा के लिए, ये वाला डेटा, और इसमें ये क्लास बाउंड्रीज इस्तेमाल हुए मुसलसल बाहर। तो ये बार चार्ट कैसे बना है इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और पूरा तरीकाकार समझाया है कि ये बार चार्ट कैसे बना।
यहाँ क्लास बाउंड्रीज, यहाँ फ्रीक्वेंसी, और इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम और कोई चीज नहीं है, इस ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, आगे जाते हैं। एक और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक और ग्राफ होता है जिसको हम ओजाइव कहते हैं, और ओजाइव में हम आम फ्रीक्वेंसी को नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, चूंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी साथ साथ बढ़ती है तो ओजाइव का ग्राफ भी साथ साथ ऊपर जाता है ऐसे, और एक जो टोटल फ्रीक्वेंसी आती है उस पर जाके रुक जाता है। ठीक है ना जी। यहाँ पर ये कौन से डेटा का बनाया गया है, ये देखें, ये क्लास बाउंड्रीज यहाँ से ली गई हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला कॉलम, ठीक है ना, इस कॉलम का डेटा का ये बनाया गया है। ठीक है, ये इसका ये जो है ओजाइव ये बनाया गया है। ठीक है ना। तो याद रखें कि क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसमें क्लास की फ्रीक्वेंसी अपर क्लास बाउंड्री पे शो की जाती है, ये बड़ी अहम बात है। अब ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10, ये कहाँ पर शो करेंगे, इस पे के इस पे। तो याद रखें लोअर क्लास बाउंड्री पे शो नहीं करेंगे, अपर पे शो करेंगे। जैसे ये 48 कहाँ शो करेंगे, 48 हम शो करेंगे 23899.5 पे, इस पे शो करेंगे। ये देखें, ये मैं भी ग्राफ में बताऊंगा। 48 याद रखें और 23899.5, हाँ यहाँ ये देखें 23899.5, इसके सामने देखें ये 48, 50 से ज़रा नीचे ये 48। इसी तरह फिर और काम मैंने ये किया और इस तरह एक ग्राफ बन गया। तो ये इसको हम ओजाइव कहते हैं। ठीक है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है। अच्छा जी, इसके बाद एक और अहम काम जो हम करते हैं वो ये है कि हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, और उसके लिए स्टैटिस्टिक का एक टेक्निक है जिसको हम स्कैटर प्लॉट कहते हैं। ये खास किस्म का ग्राफ होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा दो वेरिएबल का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे शो करते हैं। इसके लिए मैंने दो वीडियोस अपलोड किए हैं, हाउ टू ड्रा स्कैटर प्लॉट और स्कैटर प्लॉट इन एक्सेल। ये दो मैंने बनाया वीडियोस अपलोड की हैं। अगेन आपको वहां पर स्कैटर प्लॉट की डिटेल समझ आ जाएगी। तो स्कैटर प्लॉट कैसे ड्रा करते हैं इसका मैंने तरीकाकार अपलोड कर दिया है। बाकी ये बात याद रखें कि अगर आपने इधर एक्स एक्सेस शो किया हुआ है, इधर वाई एक्सेस, और स्कैटर प्लॉट पे इस तरह स्कैटर्स आते हैं, ये लाइन हमने बाद में ड्रा की है, लाइन अहम नहीं है, इसको वैसे ट्रेंड लाइन कहते हैं, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अहम नहीं है। स्कैटर प्लॉट पे इस तरह जा बिजा डॉट्स आते हैं। अगर ये डॉट्स आपको अंदाजा हो रहा है कि साथ साथ ए से ऊपर जा रहे हैं तो हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और अगर डॉट्स ए से नीचे आ रहे हैं तो हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। और अगर इस तरह बेतरतीबी से फैल जाते हैं, कुछ वाजे क्लियर नहीं होता, तो हम कहते हैं कि नो अपेरेंट रिलेशनशिप, बाज़ाहिर कोई रिलेशनशिप नजर नहीं आया। आगे जाते हैं जी। ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले या स्टेम एंड लीफ प्लॉट इज अ डिवाइस फॉर प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट। तो ये भी क्वांटिटेटिव डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में शो करता है, जिस तरह हिस्टोग्राम करता है ये भी करता है, लेकिन हिस्टोग्राम में काम नहीं करता जो ये कर लेता है, और वो है डेटा की सॉर्टिंग। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले से आप डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो असिस्ट इन विजुअलाइजिंग, तो एक तो विजुअलाइज भी कर लेता है और सॉर्ट भी कर लेता है। ये वो सातर का नाम है जिसने इस पे काम किया था। स्टेम जो है वो डेटा का मेजर पोर्शन होता है और लीफ उसका माइनर पोर्शन होता है, ठीक है ना। और मैंने बताया कि इसकी वजह से डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। चलें, ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जिससे स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले आपको समझ आएगा। ये देखें, हमारे पास ये एक डेटा है 75, 81, 47, 49, 72 वगैरह 66 तक ये डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब इसका मैंने ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बना, ठीक है। तो इसमें आप देखें, सपोज आप कंसंट्रेट करें, अगर ये 75 हो, आपने एक दुकानदार को 75 रुपये देने और आप कहते हैं यार थोड़े से माफ करो, तो वो क्या माफ करेगा? सीधी एक वो ये 5 माफ करेगा, 70 माफ नहीं करेगा, क्योंकि 70 इसका मेजर पोर्शन है और 5 इसका माइनर पोर्शन है। ये 5 को हम लीफ कहते हैं और 70 को हम स्टेम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये देखें 63 है तो 6 इधर और 3 इधर,
ये 3 माइनर पोर्शन है और 6 बाकी 6 का हमने कहा कि स्टेम का यूनिट 10 है, मतलब इसे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 10 ये 60 हो जाएगा। और 3 का यूनिट कौन सा है 1 है, तो 3 इंटू 1 जो है 3 हो जाएगा। तो 6 इंटू 10 ये देखें कैलकुलेटर पे 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, तो ये आप देखें ये आपके पास 63 आ गया, ये 63 आपके पास आ गया। ये तरीकाकार होता है, ठीक है ना जी। तो अब आप इस डेटा के स्टेम एंड लीफ बना सकते हैं, ठीक है ना जी। इस डेटा का आप स्टेम एंड लीफ बना सकते हैं और इसके बाद फिर स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के बाद से ये पहले से बनाया हुआ है, मैंने इधर रख दिया है, लेकिन थोड़ा सा देख लें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से कि मैं कैसे करता हूँ इसको। पहले ये देख लें कि इस डेटा में मिनिमम वैल्यू हमारे पास 44 और मैक्सिमम 106 है। तो ज़रा एक्सेल में देखें, स्टेम हमारे पास मिनिमम 4 है, 44 में ज़ाहिर है 4 ही मिनिमम है, इक्वल टू दिस नंबर प्लस 1। हमारे पास और जो स्टेम हो सकते हैं तो वो ये हो सकते हैं, ये बस 10 से आगे नहीं हो सकते। ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टेम है। अब मैं यहाँ लीफ लिखता हूँ। अब आप देखें मैं कैसे लीफ लिखता हूँ, ठीक है ना जी। अच्छा जी, बिलफर्ज पहले 75 है तो मैं क्या करूँगा, ये 7 के सामने मैं यहाँ 5 लिख लूँगा। अब आपको तरीकाकार भी समझ आएगा। अच्छा जी, अगला वैल्यू है मेरे पास 81, तो मैं 8 के सामने इधर 1 लिख लूँगा, ठीक है जी। अगला मेरे पास वैल्यू है कौन सी है, अगली है 47, तो यहाँ 4 के सामने मैं 7 लिख लूँगा, ठीक है। ये इस तरीके से सबके सामने जिसके सामने वैल्यू आती रहेगी वो हम लिखते चले जाएंगे। अगली है 49, तो अगेन 4 के सामने मैं 9 लिख लूँगा। इस तरह डेटा हम लिखते चले जाएंगे। मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ रहा है कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कैसे बनता है, ठीक है। ये एक्सेल में ज़रूरी नहीं, आप अपने तौर पे कुछ भी टेबल सा बना के उसमें बना सकते हैं। अब ज़रा आगे देखें, जब ये सारा कुछ आ जाए तो ये ज़रा नोट करें कि मेरे पास एक्सेल में ये ज़रा बेतरतीब आ रहा होगा, 7 9 आ रहा है, लेकिन बाद में जब मेरे पास 1 2 वैल्यूज आएंगे 4 और 6, तो मैं तो 4 और 6 बाद में आएंगी तो मैं तो उनको इधर लिखूंगा, तो मेरे पास शुरू में ये बेतरतीब आएगा। तो स्टेम एंड लीफ शुरू में बेतरतीब होता है, बाद में हम ये लीव्स आपस में अरेंज कर देते हैं, लीफ को आपस में अरेंज कर देते हैं और ये सूरत हाल हो जाती है। और फिर इसकी मदद से हम डेटा सॉर्ट कर देते हैं। देखिए पहली वैल्यू कौन सी हो गई 44, वो ये लिख दी, अगली 46 वो ये लिख दी, अगली 47 वो ये लिख दी, फिर अगली 49 वो ये लिख दी, फिर 63 यहाँ लिख दी, 64, फिर 66, फिर 68, फिर अगेन 68 वगैरह वगैरह। इस तरीके से डेटा सॉर्ट भी हो गया। बाकी हमें पता चल गया कि 60 और 80 के दरमियान इस डेटा में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन आ रही। तो ये है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। तो आपको समझ आ गया कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले भी डेटा को समराइज करने में बहुत हेल्प करता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया माय डियर स्टूडेंट्स।